भारत की संस्कृति में नदियां सनातन काल से ही आस्था का केंद्र रही हैं। नदियों को मां का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है, लेकिन समय की मार से कौन बच पाया है? न घग्गर और न ही उसकी छोटी बड़ी बहनें। काल चक्र की चक्की में पिसकर ये नदियां जीवनदायिनी धाराओं से अभिशप्त नाले में कब की बदल दी गई हैं, पता भी नहीं चला। घग्गर की बड़ी बहन गंगा को कोविड महामारी के दौर में रोते कराते हुए आप सभी ने सुना हो। घग्गर की दशा भी गंगा से कुछ अलग नहीं है। ये बात अलग है कि लोग गंगा को अभी भी नदी मानते हैं, जबकि घग्गर की श्रेणी नाले से भी बदतर हो चुकी है। आज मेरी उम्र करीब हो चुकी है 58 साल की। तो मुझे मेरे बचपन से ही याद है, जब 4-5 साल का था तो तब इस घग्गर नदी के किनारे हमारा पहला गांव होता था, जिसका नाम है झोंपड़ा। तो इसी घग्गर का जो एरिया है, जिसके अंदर यहाँ बहुत बढ़िया फसलें लहलहाती हैं, क्योंकि ये शिवालिक पहाड़ियों से, सोलन से इधर हम कहें तो पंजाब के साथ लगता हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के साथ लगता जो हिमाचल प्रदेश है, जो चंडीगढ़ का एरिया है, वहाँ से ये बरसाती पानी को तो लेकर आती ही थी, साथ ही साथ ये बहुत बड़े एरिया को सिंचित भी करती थी और इसमें जो बाढ़ का पानी था दूर दूर तक फैलता था। जिम्मेदारों की उदासीनता की बानगी इस बात से भी देखी और समझी जा सकती है कि घग्गर नदी की छाती पर ही पंचकुला शहर के पास डंपिंग ग्राउंड के कचरे का ढेर आसमान छूने को बेताब हो रहा है। जिम्मेदार अब कचरे के ढेर को झूरी वाला गांव स्थित डंपिंग ग्राउंड ले गए, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि ये झूरी वाला गांव भी नदी की गोद में ही बसा हुआ है। इस डंपिंग ग्राउंड से सटा हुआ नाला भी नदी का दम घोंट रहा है। डंपिंग ग्राउंड की सड़ांध मारती गंदगी भी नाले के पानी में मिलकर घग्गर के दामन को दागदार बना रही है। सबसे जो मेन रीज़न है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से आवाज़ भी उठा रहे हैं, घग्गर नदी के पास डंपिंग ग्राउंड लगाया गया है। ये डंपिंग ग्राउंड पहले 23 सेक्टर में होता था, जिसको अब उठा के झूरीवाड़ा में कर दिया गया। कई हजार पेड़ काटकर वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड अवैध बनाया गया, जिसकी नगर निगम पंचकुला के पास कोई परमिशन नहीं है। उसके लिए हम काफ़ी बार आवाज़ उठा चुके हैं। खुद एनजीटी ने इसके खिलाफ अपना फैसला भी दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर डंपिंग वेस्ट गिरा जा रहा है। हरित अधिकरण ने घग्गर को गंदगी के ढेर में तब्दील करने वाले निकायों पर करोड़ों रुपए के जुर्माने लगाए। वहीं इससे जुड़ा हुआ एक मुकदमा भी राज्य के उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है। कभी कल कल बहने वाली यह सदा नीरा नदी आज गंदे नाले में तब्दील हो गई है। इसमें मिलकर घग्गर बन जाने वाले दर्जनों ऐसे नाले हैं जो अपनी गंदी फितरत के साथ वर्षों से घग्गर को मलिन कर रहे हैं। एक समय वो भी था जब घग्गर के तटों पर ऋषि मुनियों ने वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में घग्गर की ही स्तुति की गई। आर्य सभ्यता के सारे गढ़, व्यापारिक केंद्र घग्गर के तटों पर ही विकसित हुए हैं। जो लोग इसके किनारे बसते हैं वो भी इसमें प्रदूषण फैलाने में पीछे नहीं है। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो तब वो इस नदी का ख्याल करते थे, इसको प्रदूषित नहीं होने देते थे, वो इसी का पानी पीते थे। परंतु आज जब हम अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं, उस दौरान क्या हो रहा है कि जो कुछ गंदगी हो मेरे गांव की, वो भी इसके अंदर, शुरुआत से लेके पंचकुला से लेकर के जहाँ तक ये नदी बह रही है, जिस किसी का पशु मरता हो ला के सीधा इसी नदी के अंदर डाल देते हैं। जिस पानी के अंदर आगे बहता है वो बहुत बड़ा एक प्रदूषण का कारण है। और पिछले 5-6 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 25 से 30 पशु भी जो है यहाँ पर मरे हुए, जो पानी के अंदर बहकर जा रहे थे, उनको देखा। कभी महान सभ्यताओं को जनने वाली यह नदी आज मरणासन्न स्थिति में प्रशासनिक उदासीनता और लोगों में नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने की इच्छा शक्ति में कमी के कारण ही घग्गर की कोख गंदगी से भरती जा रही है।
गैर जिम्मेदाराना तरीके से शहरों का विकास हुआ, गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन फैक्ट्रियों का विकास हुआ। जो जल, प्रदूषित जल जो हमारी रसोइयों से, हमारे घरों से निकल रहा था शहरीकरण की वजह से और फैक्ट्रियों से निकल रहा था, उस जल को कभी भी जो है वैज्ञानिक तरीके से साफ या शुद्ध नहीं किया गया और सीधा उनको नजर क्या आई, घग्गर। जैसे अन्य नदियों के साथ भी हुई, वही घग्गर के साथ हुआ, शायद उससे भी ज्यादा हुआ। कहीं कहीं पर इस नदी के आसपास ही थोड़ा दूर पे सही शराब बनाने की फैक्ट्रियां हैं या गन्ना मिल भी हैं, पंजाब के अंदर हैं। जहां पर शराब की फैक्ट्री लग गई है, समझ लीजिए कि वहां 50-60 किलोमीटर के इलाके के अंदर नीचे का पानी भी वो ऐसा गंदा कर देते हैं कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो। मानव इतिहास की संपूर्ण गतिविधियां नदियों के इर्द गिर्द ही रची बसी। नदियों के तट न होते तो भला संस्कृतियां फूलती फलती कैसे? ये विकास नहीं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और अगर इस विनाश को हमें यहीं पर रोकना है कि आगे और ये ना बढ़े, तो तुरंत हमें सचेत होना पड़ेगा। नीति निर्धारकों से उम्मीद कम है, क्योंकि अब तक जो हो रहा है खेल, वो आपके सामने यहाँ देख रहे हैं कि इस नदी को किस तरीके से पाटा जा रहा है। तो ये नीति निर्धारकों का काम है, हमारे ऑफिसर्स, इंजीनियर्स का ये काम है। वो नदी को खुला करने, चौड़ा करने की बजाय क्या कर रहे हैं, इसको फिर से बंद कर रहे हैं। चाहे किसी विकास के लिए हो, पर ये विकास विनाश के तरीके से है। विकास ऐसे नहीं होता। मैं पूरे भारतवर्ष में करीब 30 साल तक घूमता रहा हूँ। मैंने अनेकों जगह पर देखा है कि नदियों की काया पलट कैसे हुई है। जो नदियाँ गंदे नाले बने, वो गंदे नालों से वापस नदियाँ बनी, उनकी काया पलट कैसे हुई। तो उसमें नीति निर्धारकों से ज़्यादा हाथ किसका रहा है? उस नदी के आसपास रहने वाले लोगों का, गांव वालों का। तो ये तो किसान को ही आना पड़ेगा आगे, और जो लोग जिनको पानी पीना है उनको भी आगे आना पड़ेगा, ताकि हम इस नदी को फिर से जिंदा रख सकें। और अगर नदी जिंदा रहेगी तो ये मानवता जिंदा रहेगी, और मानवता को जिंदा रखना है तो हमें इस नदी को जिंदा रखना है।